सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिकी विज्ञान के विषय के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 12 को, और आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग काफी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं, और आज की क्लास में भी हम एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये टॉपिक जो है काफी बार पूछा जाता है। आज हम मीटर ब्रिज के बारे में चर्चा करने वाले हैं, मीटर सेतु के बारे में। इससे रिलेटेड काफी सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी करने की कोशिश हम आज की क्लास में करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। आप लोग अपना ध्यान अपनी अपनी स्क्रीन पर बनाकर रखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उन्हें आप नोट डाउन करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। तो चलिए टॉपिक की हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले टॉपिक को मेंशन कीजिए, मीटर ब्रिज। मीटर सेतु है हमारा आज का टॉपिक, इसको मेंशन करेंगे सभी लोग। डियर स्टूडेंट्स, मीटर ब्रिज पढ़ने से पहले हमें प्रीवियसली जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी यहाँ पर रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, उनको भी रिवाइज करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं बीच में आपको जहां जहां पर जो टॉपिक यूज होगा वहां पर आपको वो चीज याद दिला दूंगा। ठीक है, हमने इससे पहले व्हीटस्टोन सेतु का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होने वाला है, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिए। ठीक है, तो उसको भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए फिलहाल हम लोग आज का जो टॉपिक है अपना, उसके ऊपर अपना फोकस रखते हैं और उसको समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। मीटर सेतु के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम मीटर सेतु का स्ट्रक्चर ही देखते हैं। मीटर सेतु के बारे में अगर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें करनी हो तो हम ये कर सकते हैं कि जो मीटर सेतु है ये क्या काम करता है और क्यों यूज होता है ना। तो पहले ये एक दो पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट, मीटर सेतु का यूज क्यों होता है, काय के लिए हम इसे यूज करते हैं। देखिए, मीटर सेतु एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि एक वैद्युत उपकरण है। ठीक है, और इसके अलावा हम इसका जो यूज करते हैं वो एक अननोन रेजिस्टेंस यानी कि अज्ञात प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है, और किस पर आधारित है, व्हीटस्टोन सेतु के जो सिद्धांत है उस पर आधारित है। तो 3 चीजें बताई। पहला तो क्या है, ये एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसका जो यूज हम करेंगे अज्ञात प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करने में, या फिर अज्ञात तार का प्रतिरोध भी ज्ञात करने में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस और अननोन वायर। ठीक है, करने में इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा इसका जो यूज होता है अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने में। एक तार है आपके पास, आपको पता नहीं है कि उसका रेजिस्टेंस कितना, उसका प्रतिरोध कितना है, तो मीटर सेतु से निकाल सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा ये जो है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है, उस पर आधारित है, तो पहले मैं आपको एकदम जल्दी से कवर करवाता हूं कि व्हीटस्टोन सेतु का प्रिंसिपल क्या है ना। भले ही हम इसे अपनी प्रीवियस क्लासेस में कवर अप कर चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कम शब्दों में कि व्हीटस्टोन सेतु जो है वो क्या होता है। तो चलिए व्हीटस्टोन सेतु के बारे में अगर बात करें तो व्हीटस्टोन सेतु 4 प्रतिरोधक, कितने 4 प्रतिरोधक, कितने प्रतिरोध होने चाहिए, 4 प्रतिरोध। व्हीटस्टोन ने क्या करा, 4 प्रतिरोधों का एक समायोजन बनाया और उसको उन्होंने व्हीटस्टोन सेतु का नाम दिया। देखो किस तरीके से बनाया इन्होंने समायोजन। इन्होंने इस प्रकार से इन्होंने एक प्रतिरोधक लिया, ठीक है, और उसे इन्होंने ऐसे अरेंज करा। कैसे, इस प्रकार से
अरेंज करा, फिर दूसरा प्रतिरोधक लिया और उसे उन्होंने इस प्रकार से लगाया, फिर एक तीसरा प्रतिरोधक लिया और उसे उन्होंने कुछ इस प्रकार से लगाया, और एक चौथा प्रतिरोधक लिया। मैंने क्या कहा, कितने प्रतिरोधक लेने हैं, कितने रेजिस्टेंस लेने हैं, टोटल 4, और उसे उन्होंने कुछ इस तरीके से लगाया। इतनी बात समझ गए? ऐसा अरेंजमेंट उन्होंने बनाने की कोशिश करी। ठीक, तो 4 प्रतिरोधक हो गए हमारे पास। ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट बन गया है 4 प्रतिरोधकों का। इसको मैं ये जो कॉर्नर थे इनको नाम दे देता हूं ए, ये जो 4 कॉर्नर थे इनको नाम दे देता हूं ए, बी और सी, डी। ठीक है, अब हमने क्या किया, सपोज इन प्रतिरोधक का कुछ प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध P है, इसका Q है, इसका R है, इसका S है। ठीक है, तो ये तो हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्या हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, यहां से इसके सर्किट को कंप्लीट करा। ठीक है, एक स्विच लगाया और ये हो गया हमारा सर्किट कंप्लीट। अभी व्हीटस्टोन सेतु का जो यूज हम करते हैं जिस चीज का, वो नहीं आया है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है बेसिकली। ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका हम लोग यूज नहीं करते हैं, हम लोग इसकी एक कंडीशन का यूज करते हैं। तो अब वो कंडीशन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, कोई आपसे कहेंगे व्हीटस्टोन सेतु का आप यूज करते हैं, आप कहेंगे नहीं, उसकी एक कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन, उसका प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, जैसे ही इसमें कुंजी को ऑन करते हैं, स्विच को जैसे ही क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो स्विच को ऑन करने के लिए क्या करेंगे भाई, ये हो गया स्विच ऑन। ठीक है, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो यहां से धारा बहने लगती है, यहां जाती है, यहां जाती है ना, यहां जाती है, यहां जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको यहां बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाना है। गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या है, एक रेजिस्टेंस, हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्स बोल लेते हैं इसे। ठीक है, अब क्या होगा, धारा जब यहां से जाएगी तो इस रास्ते भी तो आएगी वापस, है ना, यहां से भी तो नीचे जाएगी। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर एक बेसिकली गैल्वेनोमीटर लगाना है। अभी आगे वो मीटर ब्रिज में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आप समझिए कि इसको क्या करना है, हमको इन प्रतिरोधकों के मान को इस प्रकार से लगाना है। हमको ये जो प्रतिरोधक है इस मान के लगाने हैं, या फिर इस प्रकार से इसको बैलेंस करना है, संतुलित करना है कि यहाँ जो धारा है वो शून्य रहे, इस वाली शाखा में कोई धारा ना आए। मतलब यहाँ से जाए और सीधा इधर निकल जाए, यहाँ से जाए और सीधा इधर निकल जाए। मतलब इस वाली ब्रांच में कोई धारा नहीं आनी चाहिए। इसको हम कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था। ध्यान रखेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था। तो मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूं इस बात का, व्हीटस्टोन सेतु की, व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलित अवस्था, यानी कि बैलेंस्ड कंडीशन में, संतुलित अवस्था में जो ब्रांच सीडी है, शाखा सीडी से होकर कोई धारा प्रवाहित ना हो, कोई धारा प्रवाहित ना हो, इस चीज का हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तब हम व्हीटस्टोन सेतु का यूज करेंगे। अगर ये कंडीशन नहीं दे रखी है बच्चों, तो हम व्हीटस्टोन सेतु का जो हमारे पास प्रिंसिपल है उसका यूज नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, तो हमको व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत दे रखा है। उन्होंने बोला अगर ऐसा नहीं हुआ कि यहां से कोई सीधी शाखा में कोई धारा प्रवाहित ना हुई, यहाँ पे अगर मैं धारा का मान देखूं तो 0 आए, तो इसको हम कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था। ठीक है, इसको हम कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था। और इस अवस्था में P/Q इज इक्वल टू R/S होगा। इस अवस्था में P/Q इज इक्वल टू R/S होगा। यानी कि ये वाला प्रतिरोध बटे ये वाला प्रतिरोध, ये वाला प्रतिरोध बटे ये वाला प्रतिरोध बराबर ये वाला प्रतिरोध बटे ये वाला प्रतिरोध। आ गई है बात समझ में? और इस बात को मैं विपरीत, मतलब इसके उल्टे तरीके से भी कह सकता हूं। मैं बोलूंगा अगर यहां पर सपोज 4 ओम लगा हुआ है, यहां पर 2 ओम लगा हुआ है, यहां पर 6 ओम लगा हुआ है, यहां पर 3 ओम लगा हुआ है, तो ये बटा ये कितना हो गया भाई, 2 ओम। ये बटा ये कितना हो गया भाई, 2 ओम। तो मतलब कि ये बटा ये बराबर ये बटा ये, तो मतलब कि ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलित की अवस्था है। मतलब कि यहां बीच से कोई धारा नहीं जा रही है। मतलब व्हीटस्टोन सेतु की जो कंडीशन है ना, इसको मैं दोनों तरीके से बोल सकता हूं, सीधे तौर पे भी और उल्टे तौर पर भी। समझ में आ गई है बात या फिर नहीं आई है? ठीक है, तो व्हीटस्टोन सेतु तो समझना हमारा टॉपिक नहीं आज का, हमारा टॉपिक है आज का मीटर सेतु। लेकिन ये चीज वहां पर यूज होने वाली है, इसीलिए मैंने आपको ये बताई। चलिए अब मीटर सेतु पर फोकस करते हैं, अपना मीटर सेतु को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। वहां पर हम इस चीज को कर देंगे रिमूव पूरी तरीके से और अपना ध्यान रखेंगे सिर्फ और सिर्फ मीटर ब्रिज पर। तो मीटर ब्रिज बेसिकली काम क्या करेगा, देखिए सबसे पहले मीटर ब्रिज का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। मीटर ब्रिज के स्ट्रक्चर में एक तार होती है जो कि कितनी लंबी होती है, जो कि 1 मीटर लंबी होती है। कितने मीटर लंबी होती है, 1 मीटर लंबी। तो सबसे पहले मीटर ब्रिज का स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर बताएंगे, आपको बना करके दिखाएंगे, ठीक है, और फिर हम आगे की बातें को करेंगे। चलिए, तो मीटर ब्रिज में हमको सबसे पहले देखने को मिलेगी एक तार जो कि कितने मीटर लंबी होगी भाई, 100 सेंटीमीटर लंबी। 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 1 मीटर लंबी। तो 1 मीटर लंबी तार होती है इसमें। सबसे पहली बात, कितने मीटर लंबी तार होती है भाई, 1 मीटर लंबी तार, ठीक है। तो सपोज दैट ये वो तार है, ठीक है, और इस तार को मैं ये आपको दिख रही है बीच में, ये जो वायर है ये एक तार है, ठीक है, और ये तार जो है हम लगाते हैं, इसकी जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है। लेंथ कितनी है भाई इसकी, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को हम क्या कहते हैं, 1 मीटर। इसीलिए इसका नाम मीटर ब्रिज पड़ा है। क्यों, क्योंकि इसमें जो वायर लगी हुई है इसका जो लेंथ होता है, इसकी जो लंबाई होती है वो 1 मीटर होती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे मीटर ब्रिज कहते हैं। पहली बात ये समझ में आई। उसके बाद क्या होता है, इसमें तांबे के 2 पट्टियां होती है। तांबे की क्या होती है, 2 पट्टियां होती है। वो कुछ इस प्रकार से होती है, देखिए जरा ध्यान दीजिए, वो कुछ इस प्रकार से होती है। तांबे की ये 2 पट्टियां होती हैं, ये कुछ इस प्रकार से होती है, ये और ये पट्टी, ठीक है। ऐसी ही एक पट्टी जो है इस तरफ भी लगी होगी। देख रहे हैं आप, जैसी पट्टी उस तरफ वैसी पट्टी इस तरफ भी आपको लगी हुई देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गई तांबे की 2 पट्टियां, मतलब बेसिकली तांबे की नहीं, आप ये कह सकते हैं कि ये जो पट्टियां हैं ये होती हैं धातु की। ये किसकी होती है भाई, ये होती है धातु की, मेटल की। मोटी पट्टियां होती है, ठीक है, पतली पट्टियां ये नहीं होती। आ गया समझ में, क्या इतनी बात समझ में आई है आपको। तांबे की 2 पट्टियां होने के बाद, तांबे की 2 पट्टियां होने के बाद हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यही पट्टी जो है एक बीच में भी होती है, सेंटर में। इतना समझ में आ गया। तो पहला हो गया एक 100 सेंटीमीटर का तार, ठीक है, पहला हो गया पॉइंट 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर का तार, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट 1 मीटर का तार हो गया, 1 मीटर का वायर, जिस वजह से इसका नाम मीटर ब्रिज पड़ा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है थिक यानी मोटी धातु की प्लेट, मेटेलिक की प्लेट, जो कि आपको इसके बाद हमने बताई, ठीक है। इसके बाद क्या होती है, 2 थिक धातु की प्लेटें, ठीक हो गया। अब इन धातु की प्लेटों के बीच में हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, इसके बीच में तार के उस टुकड़े को लगा देते हैं जिसका प्रतिरोधक हमको ज्ञात नहीं है। यानी कि जिस अज्ञात प्रतिरोधक की हम बात कर रहे हैं उसको हम लगा देते हैं यहां पर। आई है बात समझ में, उसको हम लगा देते हैं इस पॉइंट पर, ठीक। तो जिस अज्ञात प्रतिरोधक का हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है उसको हम लगा देंगे यहां पर। और इन 2 बिंदुओं के बीच में, इधर की तरफ इन 2 बिंदुओं के बीच में, यहां पर और यहां पर हम लोग लगाते हैं ज्ञात प्रतिरोधक को। यहां पर हम लगाते हैं ज्ञात प्रतिरोधक को। तो ये हो गया अज्ञात प्रतिरोधक, ये हो गया अज्ञात प्रतिरोधक, और ये हो गया ज्ञात प्रतिरोधक। ये हमको जानकारी होती है। बेसिकली ये क्या होता है, ये प्रतिरोध बॉक्स होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, जो कि हमारे हाथ में होता है ना।
और हम उसमें से कितना भी वैल्यू का प्रतिरोध यहाँ पर लगा सकते हैं। तो वो क्योंकि हमारे हाथ में है तो हमें पता है कि कितना प्रतिरोध यहाँ पर है। लेकिन ये वाला जो प्रतिरोध है कि ये एक तार होगा, हमको पता नहीं होगा कि इसका प्रतिरोध कितना है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, तो इसीलिए ये अज्ञात है और दूसरा वाला ज्ञात है। ठीक है, अभी मैं आपको जो समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अभी मैं इनको मिटा दूंगा। तो आप अगर इसको लिख रहे हैं तो बीच में मत लिखना, इसको साइड में कहीं पर मेंशन करना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ नीचे जो है ना, यहाँ नीचे एक स्केल भी लगा होता है। एक क्या होता है, एक फीता लगा होता है यहाँ पर। फीता पता है आपको, 100 सेंटीमीटर का, है ना। इस प्रकार से क्या लगा होता है, एक 100 सेंटीमीटर का स्केल लगा होता है। इसको मैं थोड़ा चौड़ा बनाऊंगा। ये क्या है भाई, ये है आपका 100 सेंटीमीटर का स्केल। ठीक है, तो ये कितना सेंटीमीटर है, ये होगा 100 सेंटीमीटर का स्केल। तो यहाँ पर रीडिंग लिखी होंगी इसके ऊपर। ठीक है, बेसिकली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 100 सेंटीमीटर का ये स्केल है। ठीक, मैं इसके ऊपर क्या लिखी होंगी भाई, 1 2 3 4 रीडिंग लिखी होंगी, तो वो आपको सामने पर दिख जाएगा। स्केल तो सबने देखा होगा, है ना। ये 100 सेंटीमीटर का स्केल है, बेसिकली 100 सेंटीमीटर का स्केल। इतनी बात समझ में आ गई। ये रहा हमारा मीटर सेतु की बेसिक संरचना। अब लास्ट में क्या होता है, इसमें फाइनल जो संरचना है, फाइनल टच जो संरचना का है, वो ये होता है कि यहां पर इस वाले पॉइंट से एक तार निकली हुई होती है। ठीक है, और उस तार पर हमको लगा हुआ मिलता है एक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर मतलब एक गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, देखिए गैल्वेनोमीटर यहां पर क्या लगा हुआ मिलेगा हमें, गैल्वेनोमीटर जो है धारा सूचक का काम करता है, धारा सूचक। तो अगर परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, यानी करंट फ्लो हो रही है, तो ये हमको बताएगा। अगर नहीं हो रही है तो ये हमको बताएगा। ठीक है, और ये तार जो है इस तरीके से, इसके बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होता है और नीचे की तरफ से इसमें एक जॉकी लगा होता है। जॉकी क्या होता है, जॉकी बेसिकली एक रॉड होती है ऐसी। ठीक है, ये क्या है, एक रॉड है, मेटल की रॉड होगी, लेकिन उसका जो नीचे वाला पार्ट होगा ना, ये नुकीला होगा, पेंसिल की तरह क्या होगा, ये नुकीला होगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो जॉकी होता है। चलिए, तो इतनी चीजें हमको देखने को मिल गई। ये हमारा बेसिकली मीटर सेतु का क्या है, मीटर सेतु की संरचना है। ये क्या है हमारी मीटर सेतु की संरचना। मीटर सेतु की क्या है, ये संरचना है, स्ट्रक्चर है। इतना पॉइंट क्लियर होने के बाद हम क्या करते हैं, हम इसको देखो, अभी ये मैंने आपको क्या बताया, व्हीटस्टोन सेतु। अब इसको व्हीटस्टोन, इतना बनाने के बाद आपको इसको व्हीटस्टोन सेतु से रिलेट करना है। आपको इसको किससे रिलेट करना है, व्हीटस्टोन सेतु से। हम क्या करते हैं इसको, बाहरी परिपथ में इसको जो है एक सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, एक सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहां से एक वायर लिया, यहां से क्या किया, एक वायर लिया। ठीक है, और इस वायर को लेते हुए हमने क्या करा, यहां से एक सर्किट से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से एक सर्किट से इस वायर को कनेक्ट कर दिया है। यहां पर हम लगाएंगे एक बैटरी सिंपली और एक स्विच। ठीक है, तो एक बैटरी लगा दीजिए और एक स्विच लगा दीजिए। तो ये है बेसिकली एक मीटर ब्रिज का जो स्ट्रक्चर है, मीटर सेतु की जो संरचना है, वो कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिलती है। अब क्या करते हैं, अब काम करते हैं स्टार्ट। अब समझना शुरू करते हैं कि ये काम किस प्रकार से करेगा, है ना। तो जैसे ही मैं यहाँ पर कुंजी को ऑन करता हूं, जैसे ही मैं क्या करता हूं भाई, इस स्विच को ऑन करता हूं, स्विच क्या हो गया, ऑन हो गया। जैसे ही स्विच को ऑन करता हूं तो परिपथ में क्या होगी भाई, धारा प्रवाहित होने लगेगी, है ना। मैं इस चौकी को उठा करके कहीं पर भी, तार को कहीं पर भी टच कराऊंगा तो परिपथ पूरा हो जाएगा और मुझे यहाँ पर जो है विक्षेपण देखने को मिलेगा, विक्षेप देखने को मिलेगा। धारा मापी की सुई जो होगी विक्षेपित होगी, यानी हिलेगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस धारा मापी का पर ये जो जॉकी लगा हुआ है, इसको मुझे उठा करके इस तार के ऊपर रखना है। इसको उठा करके इस तार के ऊपर एक बार यहाँ टच कराया, एक बार यहाँ टच कराया, एक बार यहाँ टच कराया, एक बार यहाँ टच कराया। तो आप 3-4 बार जो है अलग अलग जगह टच कराओगे तो आपको समझ में आ जाएगा
कई बार सुई ऐसे हो रही होगी, कई बार सुई ऐसे हो रही होगी, कई बार सुई ऐसे हो रही होगी, कई बार सुई ऐसे हो रही होगी। तो आपको इस सुई को बीच में लाना है, आपको इस सुई को क्या करना है, बीच में लाना है, मतलब सीधा, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, ना तो ये ऐसे राइट में होनी चाहिए ना तो लेफ्ट में, ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जीरो जो होगा यहाँ पर, जहां पर जीरो होगा वहां पर इसका मुंह होना चाहिए। तो आप इसको 3-4 बार जब इधर और इधर की डायरेक्शन में जब टच कराओगे, यहाँ टच कराओगे, ठीक है, टच कराना है, उठा उठा के जॉकी को जो है इस तार पर टच कराना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको जीरो किस प्रकार से लाया जाए। तो आप बेसिकली जॉकी को जो है सपोज एक पोजीशन पर उठा करके लाए, और यहाँ पर आपने क्या करा, यहाँ पर जॉकी को आपने रखा, और जो इसमें विक्षेप था हमको नहीं देखने को मिला, इसमें जो डिफ्लेक्शन था कोई विक्षेप नहीं देखने को मिला, मतलब कि वो ऐसा हो गया, गैल्वेनोमीटर पर ये सुई ऐसे सीधी आ गई, सीधी मतलब जीरो। ये कंडीशन हमको सबसे पहले करना है। समझ में आ गया क्या काम करना है? ये मीटर ब्रिज था, मीटर ब्रिज में हमको सबसे पहले क्या काम करना है कि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप ये काम करोगे, जैसे ही आप ये काम करोगे, आप फटाफट से यहाँ पर एक रीडिंग नोट डाउन कर लोगे। आप फटाफट से यहाँ पर क्या करोगे, ये रीडिंग नोट डाउन कर लोगे। इसके ठीक नीचे बिंदु बना करके जो भी ये मीटर स्केल पर जितनी भी रीडिंग होगी, यहाँ से भाई 0 मीटर से यहाँ तक की जितनी भी रीडिंग हुई, सपोज 30 सेंटीमीटर हुई, 40 सेंटीमीटर हुई, वो आप नोट डाउन कर लोगे अपनी कॉपी में, ठीक है। इधर वाली रीडिंग नोट डाउन कर ली तो इधर वाली हमको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। अगर ये 30 सेंटीमीटर होगी तो इधर वाली 70 सेंटीमीटर होगी भाई, क्यों? क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर का स्केल है, ठीक है। तो जैसे ही आपको रीडिंग नोट डाउन हुई, रीडिंग पता लगी, आपने उसको नोट डाउन कर लिया, ठीक। अब मैं बताता हूं आपको इनको नाम क्या देना। आपको जो अज्ञात प्रतिरोधक है इसको नाम देना है, अज्ञात प्रतिरोधक को आपने सपोज नाम दिया आर, अज्ञात प्रतिरोधक का नाम है आर, ठीक है। और ये जो ज्ञात प्रतिरोधक है सपोज इसका नाम है एस, सपोज इसका नाम क्या है एस, ठीक है। ये जो दो बिंदु है, ये बिंदु का नाम है ए और ये बिंदु का नाम है सपोज बी, और जहां पर ये आपको मिला, जिस तार पर हमको ये जीरो डिफ्लेक्शन मिला, वो है सपोज डी। समझ में आ गया? तो ए से लेकर डी तक की अलग लेंथ होगी और डी से लेकर बी तक की अलग लेंथ होगी। वो हमको कहाँ मिलेगी? वो हमको मिलेगी नीचे, किस पर? जो मीटर स्केल लगा है उस पर। इतनी बात समझ में आ गई? ये सारी रीडिंग्स नोट डाउन कर लेनी है। 8 से डी तक की कुछ लेंथ होगी, फिर से बता रहा हूं, जो नीचे आपको मीटर स्केल पर दिखेगी और डी से बी की मीटर स्केल पर दिखेगी। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसको ध्यान से देखिए। जब आपको लेबोरेटरी में जाकर के ये एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब आपने ये काम कर लिया, नोट डाउन कर लिया, सारी रीडिंग्स नोट डाउन कर ली, यहाँ से आपने प्रतिरोध बॉक्स में देख लिया, क्योंकि ये तो आपके हाथ में था, है ना, तो यहाँ से आपने इसकी रीडिंग भी नोट डाउन कर ली। अब आपको एस की वैल्यू पता है, ये वाली लंबाई पता है, एडी की लंबाई पता है, ठीक है, और ये डीबी की लंबाई पता है, ठीक है। ये तीन चीजें तो आपको पता लग गई। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आपको क्या क्या पता है? अब आपको पता है तीन चीजें। सबसे पहला एस की वैल्यू और AB की लेंथ, सॉरी AD की लेंथ और BD की लेंथ, ये हमको ज्ञात है। क्या ज्ञात नहीं है? R जो अज्ञात प्रतिरोधक है वो अभी तक हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यू नहीं पता, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिए जरा, ये जो प्रतिरोध है आपका, माना जो तार है जिसके ऊपर आपने जॉकी को रखा है, ये वाला जो तार है, इसका एकांक, ये वाला जो तार है, इसका एकांक लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल r है। हमको इस तार का तो प्रतिरोध नहीं पता ना, पूरे तार का, तो सपोज इस तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध सपोज स्मॉल r है। कितना है? स्मॉल r है। तो AB लंबाई सपोज L है, का प्रतिरोध कितना हो जाएगा भाई? एकांक लंबाई का प्रतिरोध अगर स्मॉल r है तो 2 सेंटीमीटर लंबाई का 2r हो जाएगा, 3 का 3r हो जाएगा, 4 का 4। L लंबाई का कितना हो जाएगा? r इंटू L, ठीक है, या फिर LR कह लो। और दूसरी लंबाई कितनी होगी भाई? दूसरी लंबाई कितनी होगी? सॉरी AB बोल रहा हूं फिर से, ये AD होगा, ठीक है, AD। ये वाला पॉइंट है, देखो बेसिकली ये वाला पॉइंट A से लेकर D तक जो हमने नोट डाउन करा, ठीक है। और AD सपोज L है तो D से लेकर B तक कितना होगा? 100 माइनस L। क्यों? क्योंकि पूरा स्केल जो है 100 मीटर का है, 100 सेंटीमीटर का है, सॉरी। तो ये होगा DB लंबाई, यानी कि 100 माइनस L का प्रतिरोध कितना होगा भाई? इतनी लंबाई से हमको क्या करना है? लंबाई से हमको क्या करना है? गुणा कर देना है एकांक लंबाई के प्रतिरोध को। बताइए क्या ये बात समझ में आई नहीं आई?
आ गई, ठीक है। तो इसका प्रतिरोध एडी का प्रतिरोध हमको मिल गया, ठीक है। आर एडी से मैं इसको निरूपित कर रहा हूं, ठीक है। और ये हो गया डीबी का प्रतिरोध, आर डीबी से इसको निरूपित कर रहा हूं। अब वापस जाइए व्हीटस्टोन सेतु में, क्या आपको जो मीटर ब्रिज है, क्या आपको ऐसा नहीं दिख रहा है? देखो ऐसे, यहां पर आपका अज्ञात प्रतिरोध लगा है जो कि आर है, यहां पर आपका एस लगा है जो कि ज्ञात है, यहां पर आपका आर ए बी लगा है, एडी लगा है, और यहां पर आपका आर डीबी लगा है। क्या आपको ऐसा नहीं दिख रहा है? क्या आपको व्हीटस्टोन सेतु नहीं दिख रहा है? क्या यहाँ पर 4 प्रतिरोध नहीं बन रहे? एक प्रतिरोधी है, एक प्रतिरोधी है, एक प्रतिरोधी यहां से यहां तक, और एक प्रतिरोध यहां से यहां तक बन रहा है। ये तो व्हीटस्टोन सेतु है। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो बीच वाली ब्रांच है इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, यानी कि ये व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था है। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें व्हीटस्टोन सेतु की जो संतुलित अवस्था है उसका यूज करना है। और उसमें हम ये जानते हैं, उसमें क्या होता है भाई, उसमें हम ये देखते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था में आप ये कहेंगे, अतः व्हीटस्टोन सेतु के या फिर की संतुलन अवस्था से क्या बताया था? अगर बीच वाले प्रतिरोध से कोई धारा, बीच वाले जो शाखा है, बीच वाली ब्रांच से कोई धारा नहीं जा रही है, तो मतलब R अपॉन आर ए डी इज इक्वल टू एस अपॉन आर डी बी। देखो इधर लगा है R अपॉन आर ए डी, इधर लगा है S अपॉन एस डी बी, ठीक है। तो दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। यही तो हमारा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत था, ठीक है। यही तो आपको बताया था, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, ठीक है। अब डायरेक्ट आपको सेम टू सेम देखने को नहीं मिल रहा, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, बट आप रिलेट कर सकते हैं कि ये जो परिपथ है ये इसके जैसा ही है, ये मीटर सेतु के जैसा ही है, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। हमारा क्या है? अज्ञात प्रतिरोध कौन सा है? आर। तो आर की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? आर इज इक्वल टू एस अपॉन आर डी बी इंटू आर ए डी, ठीक है। अब आर ए डी की वैल्यू हमको पता है, आर ए डी की वैल्यू ऊपर से लिख लो भाई, एल आर है, आर ए डी की वैल्यू एल आर है, ठीक है। और आर डी बी की वैल्यू है 100 माइनस एल इंटू आर। ये आर से ये आर काट दो, ये आर से ये वाला आर उड़ा दो, तो क्या बचा? ये बचा। ये हमारे पास फाइनली तरीका है, ये हमारे पास फाइनली वे है कि हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं एक अज्ञात प्रतिरोधक के प्रतिरोध को। बस हमको लंबाई पता होनी चाहिए, एल पता होनी चाहिए, बाकी एस तो अज्ञात प्रतिरोधक है ना, एस तो हमारे हाथ की बात है। ये लंबाई आप पता कर लो जहां पर की जो गैल्वेनोमीटर की सुई है उसमें कोई विक्षेप ना हो। बस सपोज ये लंबाई 30 सेंटीमीटर, सपोज ये लंबाई 30 सेंटीमीटर में मान लो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आंसर? आर इज इक्वल टू एस, आपका सपोज कोई भी वैल्यू, एस तो आप जानते होंगे, ठीक है। वो जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स होगा उसमें कितना भी आपका रेजिस्टेंस लगा होगा वहां से आप निकाल सकते हैं। सपोज ये 30 है तो ये 100 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 70, ठीक है। यहाँ से कट गया। सपोज आपने लगा रखा है 7 ओम का प्रतिरोध लगा रखा है, सपोज ठीक है। 7 से 7 कट गया, आर इज इक्वल टू 3 ओम। मतलब कि जो तार आपने लगाया था जो अज्ञात प्रतिरोधक है उसका प्रतिरोध 3 ओम है। तो मीटर ब्रिज का यूज करके आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे में आप क्या कर सकते हो, किसी अज्ञात तार के प्रतिरोधक को ज्ञात कर सकते हो, उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। और ये बहुत इजी प्रोसेस है। अभी मैं आपको स्टार्टिंग से सारा कुछ समझा रहा हूँ, आपने ये चीज देखा नहीं है, प्रैक्टिकल किया नहीं है, बट अगर जब मैं आपको करके दिखाऊंगा तो विद इन अ मिनट और विद इन 2 मिनट और विद इन 5 मिनट आप इसको कर सकते हो। एक बार अरेंजमेंट आपका कंप्लीट हो जाए, विद इन 2-3 मिनट आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये था हमारा मीटर ब्रिज। और मीटर ब्रिज से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा सिद्धांत इसमें यूज करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसके अलावा आप ये भी इसमें फाइंड आउट, इसमें कंस्ट्रक्शन इसका लिख सकते हो, ठीक है। संरचना जरूर बनानी है, सही बनानी है। गैल्वेनोमीटर के बारे में याद आपको होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर क्या काम करेगा। गैल्वेनोमीटर काम करेगा आपका करंट के डिफ्लेक्शन को दिखाने का, धारा की दिशा को बताने का, ठीक है। तो धारा उपस्थित होगी तो उसमें हलचल होगी, अगर धारा नहीं बह रही होगी तो वो स्थिर होगा, वो एकदम सीधी सुई रहेगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज जो बातें आपको बताई गई वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने नोट डाउन किया होगा। घर से एक बार रिवाइज जरूर करें। अगली क्लास में मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।